हेलो मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अजय एजुकेशन में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं भारत की नदी, जो हर एग्जामों में एक नंबर पक्का फंसेगा यहाँ से। जो एसएससी, यूपीएससी, एमपीएससी और रेलवे बैंकों का हर एग्जामों में एक नए प्रश्न यहाँ से पूछ ही लेता है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं भारत के नदी तंत्र के बारे में। तो आइए हम शुरुआत करते हैं नदी तंत्र की। सबसे पहले जानेंगे भारत की नदियां। भारत की नदियां में हम लोग थ्योरी भी पढ़ेंगे और ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की भी बात करेंगे। यानी हम डायग्राम के माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं, मैप के माध्यम से भी समझेंगे और थ्योरी के माध्यम से भी इसको समझेंगे। यानी हर तरीके से इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे ताकि समझने में आसान लगे, ताकि क्वेश्चन को पढ़ने में कठिनाई ज्यादा ना हो और समझने में ज्यादा आसान लगे। तो आइए पहले जानेंगे एस्चुरी। पहले जानेंगे एस्चुरी और डेल्टा क्या होता है। एस्चुरी और डेल्टा क्या होता है? जो एस्चुरी है, ये एस्चुरी सागर तट पर स्थित आधा बंद खारे पानी का क्षेत्र जहां नदियों का ताजा पानी समुद्र के खारे के साथ मिलती है। यानी कि जो नदियां जो है समुद्र में जाके मिलती है, उसे ही एस्चुरी कहा जाता है। और डेल्टा, डेल्टा देखिए, और जो डेल्टा जो है, डेल्टा नदी जहां महासागर में मिलती है वह उस जगह द्वारा लाई गई मिट्टी की धाराएं की त्रिभुजाकार, यानी कि आप तौर तरीके से समझ सकते हैं। जो नदी, मान लिया जाए एक नदी यहाँ से निकल रही है और ये महासागर है, और यहाँ से जो नदी निकलती है होती है, यहाँ आके बहुत सी धाराओं में बट जाती है, बहुत सी धाराएं में बट जाती है। और यहाँ जो अवसाद जमा करके जाती है, 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 यही जो है डेल्टा कहलाती है। जो कि डेल्टा बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होता है। जो डेल्टा उपजाऊ मिट्टी का भी निर्माण करते हैं। तो ये डेल्टा में जो है गंगा, ब्रह्मपुत्रा है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, ये डेल्टा का निर्माण करती है। अब देखिए डेल्टा एस्चुरी के बारे में। देखिए एस्चुरी, आप समझ रहे हैं एस्चुरी क्या है। यहाँ से देखिए कि नदी बहती हुई आई है, यहाँ से नदियां जो बहती हुई आई है और यह बड़े महासागरों में जाके मिल गई है, ये बड़े महासागरों में जाके मिल गई है, यही है एस्चुरी। ये जो है छोटे महासागरों को दो भागों, ये जो है छोटे छोटे धाराएं से मिलकर यहाँ जाके चौड़ी होके आई है और यही जो है समुद्र में जाके मिल गई है, इसी को हम एस्चुरी कहते हैं। अब आइए बात करते हैं डेल्टा की। डेल्टा क्या है? अब देखिए, ये नदियां जो है कई धाराओं में बढ़कर यहाँ आई है। थोड़ा सा हम जूम आउट करते हैं। ये नदियां मुख्य धाराएं हैं। ये नदियां की जो है डेल्टा नदियां कई धाराओं में विभाजित होके महासागरों में मिलती है। और ये जो खाली खाली जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये जो खाली खाली जो अवसाद दिखाई दे रहे हैं, यही डेल्टा का निर्माण करती है। यही क्या करती है? यही डेल्टा का निर्माण करती है और इसी को हम लोग डेल्टा कहते हैं। शुरुआत करते हैं अब नदी के बारे में। अब जानेंगे नदी। नदी होते हैं, उनके सहायक नदी होते हैं। तो जानिए नदी क्या होती है, सहायक क्या होती है। तो नदी देखिए, ये जो है नदियां, ये मुख्य धारा है, ये मुख्य धारा से इधर से आके बही है और यहाँ से आके जो मिलती है जो नदियां, मान लीजिए ये नदियां है, इधर से भी आके इसमें मिल जाती है, इधर से भी आके मिल जाती है, यानी हर साइड से आके मिलती है और जो एक धाराओं में बहकर बड़े बड़े महासागरों में जाके मिल जाती है, उसे सहायक नदी कहते हैं। और जो मेन, जो शुरुआत से लेके जो अंत तक जो होती है, उसे मुख्य धारा कहा जाता है। जहां से निकलती है और जहां तक गिरती है, वह नदियां की एक मुख्य धारा होती है, वह मुख्य धारा कहलाती है। अफवाह तंत्र एक ऐसा शब्द है, नोट में देखिए, अफवाह तंत्र एक ऐसा क्षेत्र है क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करती है जिसमें अलग अलग दिशाओं में छोटी छोटी धाराएं आकर मुख्य धारा, मतलब मुख्य नदी का निर्माण करती है। वैसे ही हम धारा कहते हैं। अब जो है ये धाराएं, यहाँ पर अलग अलग दिशाओं में जो छोटी छोटी धाराएं आती है, वो मुख्य नदी की सहायक नदियां होती है। यानी ये जो धाराएं जो इधर से आके मिलती है, अलग अलग दिशाओं से आके जो मुख्य धारा में मिलती है, ये मुख्य धारा है, ये मुख्य धारा में मिलती है। तो ये जो अलग अलग से आके मिलती है, इसी को हम सहायक नदियां कहते हैं।
अब देखिए पढ़ेंगे भारत के अफवाह तंत्र के बारे में। एक आती है हिमालय अफवाह तंत्र यानी हिमालय की नदियां, और ये भारत का अफवाह तंत्र यानी भारत के नदियां। तो ये भारत की नदियां में नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी यही सब नदियां हैं। और जो हिमालय की नदियां अधिकतर है, प्रमुख नदियां है, बस सिंधु नदी है, गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्रा नदी है। तो आइए हम बात करते हैं पहले हिमालय की हिमालय की नदियों के बारे में यानी हिमालय अफवाह तंत्र के बारे में। हिमालय तंत्र में सबसे पहले सिंधु नदी। अब देखिए सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी एक ऐसा नदी है जो विश्व के लंबी नदियों में से एक है। बात करते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। यह जो है तिब्बत से निकलती हुई लद्दाख में प्रवेश करती है और यह पाकिस्तान से बहती हुई यह अरब सागर में जाके गिर जाती है। यह अरब सागर में जाके गिर जाती है। यानी इसकी जो है लंबाई यह 3 देशों में बहती है। एक तो चीन में है, भारत, ये चीन का हिस्सा है, ये भारत का हिस्सा है और ये पाकिस्तान का हिस्सा है। यानी सिंधु नदी 3 देशों से होकर बहती है। अब देखिए सिंधु नदी। सिंधु नदी तिब्बत की स्थित मानसरोवर झील के निकट के पास इसका उद्गम है। यह उत्तर से पश्चिम दिशा में बहती है। बहती हुई ये नदियां लद्दाख के दमचौक के पास भारत में प्रवेश करती हैं। आगे बहती हुई ये गिलगित नदी होते हुए दर्दिस्तान के पास यह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। कराची से पूर्व होते हुए यह अरब सागर में मिल जाती है। यानी इसकी जो कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर है। यानी इसकी कुल लंबाई जो है 1880 किलोमीटर है। यह कहाँ से निकलती है? तो यह मानसरोवर झील से निकलती है। यह लद्दाख में दामचक के पास भारत में प्रवेश करती है। यह लद्दाख में भारत के पास प्रवेश करती है। अब देखिए सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है भारत में लेह शहर के दाएं तट पर स्थित है। यानी सिंधु नदी जो भारत के लेह शहर के दाएं तट पर स्थित है। अब देख सकते हैं इसके सहायक नदियां भी है, सिंधु की सहायक नदियां भी है। जैसे यहाँ से ये निकली है, मानसरोवर झील से निकली है। यहाँ से यह लद्दाख में लेह से होते हुए लद्दाख को प्रवेश करते हुए यह पाकिस्तान में मिल गई है। यहाँ से जो देखिए इसकी सहायक नदियां है, यह सतलज नदी भी है, यहाँ से आके इसमें मिल गई है। चिनाब नदी भी है, झेलम नदी भी है और यह जो है ब्यास नदी भी यहीं से आकर के सिंधु नदी में मिल गई है। तो इसकी 5 सहायक नदियां हैं, प्रमुख 5 सहायक नदियां हैं। एक है सतलज, दूसरा है ब्यास, तीसरा है चिनाब, चौथा है झेलम और पांचवा है रावी। आइए देखते हैं सब नदियों के बारे में, सहायक नदियों के बारे में। यानी इसकी जो सिंधु नदी अरब सागर में मिलने से पहले 5 प्रमुख सहायक नदियां आकर मिलती है। यह जो है अरब सागर में गिरने से पहले 5 जो प्रमुख सहायक नदियां जो आकर मिलती है, यह है चिनाब नदी, झेलम नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी। ये नदियां जो है सिंधु की सहायक नदियां हैं। अब बात आती है चिनाब नदी के। अब सहायक नदियां की एक के बारे में सहायक नदियां पढ़ते हैं। देखिए ये सहायक चिनाब नदी जो है यह लद्दाख में, यह लद्दाख सॉरी ये लद्दाख का ये लद्दाख वाला क्षेत्र है, ये हिमाचल वाला क्षेत्र है। यह जो है यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के काराकोरम दर्रे से होती है। हिमाचल प्रदेश के काराकोरम दर्रे से होती है। यह जो है पश्चिम दिशा की ओर अरब सागर में गिरती है। यह सिंधु की सहायक नदियां हैं। हिमाचल प्रदेश में 2 नदी का निर्माण करती है। हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्माण 2 नदी चंद्रभाग नदी से होता है। इसे ही कहता है चंद्रभागा नदी। ये नदियां पाकिस्तान में जाकर सिंधु में मिल जाती है। सिंधु में मिलने से पहले इसे झेलम, रावी, सतलज नदियां आकर भी मिलती है। यानी जो है चिनाब नदी में पहले जो है उनसे पहले आकर के रावी, सतलज, ब्यास ये सब जो है मिलकर उनकी पाकिस्तान में जाकर मिल जाती है। अब देखिए झेलम नदी। ये झेलम नदी का पॉइंट है। ये जो है झेलम नदी का पॉइंट है। ये झेलम नदी कश्मीर घाटी से निकलती है और ये कश्मीर घाटी से निकलती है और ये बेरीनाग के निकट से होता है। इसकी जो लंबाई है 170 किलोमीटर है। यह पाकिस्तान की सीमा का निर्माण करती है। यह जो है पाकिस्तान के सीमा का निर्माण करती है। यह पाकिस्तान की सीमा का निर्माण करती है। पाकिस्तान के या जंग के निकट
चेनाब नदी में मिल जाती है। पाकिस्तान के जो झंग निकट के यहाँ जो है मिल जा रही है, ये चेनाब नदी के पास मिल गई है। बात आती है रावी की। रावी जो है यह हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। यह भी यहाँ के यह झेलम के साथ, झेलम और चेनाब के साथ मिलकर यह जो है सिंधु नदी में मिल जाती है और अंत में वह अरब सागर में जाके गिर जाती है। अब देखते हैं सतलज नदी के बारे में। सतलज नदी जो है यह तिब्बत के राकस ताल से निकलती है। तिब्बत तिब्बत के राकस ताल से निकलती है, सिंधु नदी के समानांतर बहती है। यह सिंधु नदी के समानांतर ही बहती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध करती है। जो एरिया है यह हिमाचल प्रदेश का एरिया है, यह हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, आगे पंजाब होते हुए पाकिस्तान में जाकर मिल जाती है। आगे जो है पंजाब में प्रवेश करते हुए पाकिस्तान में जाकर मिल जाती है। चेनाब से मिलने से पहले इसे ब्यास नदी आकर मिलती है। चेनाब में मिलने से पहले इससे जो है ब्यास नदी, यहीं से देखिए ब्यास नदी आकर मिल जा रही है। देखिए ब्यास नदी, ये ब्यास नदी है, रोहतांग दर्रे से निकलती है। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में बहते हुए पंजाब के हरीके में सतलज में जाके मिल जाती है। कुछ ऐसे फैक्ट याद करेंगे। देखिए हर एक क्षेत्र में हमने ब्यास और सतलज की संगम की बात कही है। हर जो सतलज और संगम जो है सब मिल के जो है सिंधु नदी का निर्माण करती है। पंच यह जो है पंचदन नदी भी कहा जाती है, इसे पंचदन नदी भी कहती है। वहीं से देश की सबसे लंबी नदी, वहीं से देश की सबसे लंबी नहर जो है इंदिरा गांधी नहर निकलती है। यह जो है ब्यास और सतलज के मध्यम से, जो ब्यास और सतलज के मध्य से जो नहर निकलती है यही है इंदिरा गांधी नहर। ये कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान में इसकी लंबाई, यह जो पंजाब राजस्थान से होकर गुजरती है, यह जो है पंजाब का कुछ क्षेत्र लेती है और यहाँ से जो राजस्थान का कुछ क्षेत्र लेती है, जो राजस्थान होते हुए गुजरती है। इसकी अधिक लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर है, जो भारत का सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर। पाकिस्तान के बहालपुर में जब सतलज नदी चेनाब में आकर मिलती है, तब ये चेनाब में मिलकर पंचनद का निर्माण करती है। मतलब सिंधु नदी से मिलने से पहले 45 किलोमीटर तक ये 5 नदियां यहाँ एक होकर आगे बढ़ती है। यानी सिंधु नदी के 45 किलोमीटर पहले, सिंधु नदी के 45 किलोमीटर पहले यहाँ जो है 5 नदियां दोनों तरफ से आके मिल रही है। ये जो नदियां जो 5 मुख्य धाराओं से मिलकर यहाँ जो मिलती है, इसे ही पंचनाद कहा गया है। इसे ही पंचनद नदी नदी कहा गया है। अब देखिए सिंधु जल समझौता के बारे में जानिए। सिंधु जल समझौता जो है यह भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। पानी के वितरण के लिए 1960 ईस्वी में ये हुई। भारत और पाकिस्तान के बीच यह संधि हुई। समझौते के अनुसार 3 पूर्व नदियां यानी ब्यास, रावी और सतलज को नियंत्रण भारत को, यानी कि जो भारत को दिया था, यह दिया था ब्यास। भारत को जो नदियां मिली है, भारत को मिली है ब्यास, रावी और सतलज। और जो पाकिस्तान को दिया गया है, सिंधु, चिनाब और झेलम। यानी सिंधु, चिनाब और झेलम जो है पाकिस्तान को दे दिया गया और ब्यास, रावी, सतलज जो है जो हमारे भारत को दिया गया। यह जो है आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु जल समझौता कब हुआ? तो 1960 ईस्वी में हुआ था। पाकिस्तान इसके क्षेत्र में जो है सतलज नदी, ब्यास नदी भारत को दे दिया गया और सिंधु, चिनाब और जो झेलम नदी थी वह पाकिस्तान को दे दिया गया। आइए अब बात करते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। आइए बात करते हैं गंगा नदी के बारे में। एक तरफ से गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है और इस साइड से जो है अलकनंदा नदी निकलती है। यहाँ जो जाके दोनों मिल जाती है, ये देव प्रयाग में मिलती है और यहाँ से जो मिलकर धारा बहती है उसी को गंगा नदी कहते हैं। अब आइए हम गंगा नदी के बारे में विशेष चर्चा करते हैं। गंगा नदी जो है, अब गंगा नदी देखिए, यह गंगा नदी की यह भारत की सबसे लंबी नदी है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 2071 किलोमीटर है। बाकी जो है बांग्लादेश में है।
यह जो है सतोपथ हिमानी से निकले अलकनंदा और गोमुख गोमुख से निकली भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में मिलती है तो इसकी संयुक्त रूप से गंगा के नाम से जानी जाती है। अब देखिए गंगा नदी में कौन सी नदी कहाँ से आके मिलती है। अब देखिए यह जो है गोमुख या भागीरथी से यहाँ से निकलती है, अलकनंदा से जो है अलकनंदा जो है बद्रीनाथ से निकलती है, यहाँ से आके धौलाधर जो है विष्णु प्रयाग में मिल जाती है, और पिंडार नदी जो है कर्ण प्रयाग में जाके मिल जाती है, मंदाकिनी जो है यह रुद्र प्रयाग में जाके मिल जाती है, और यहाँ से जो मिलकर जो सभी धारा बहती है यही गंगा नदी के मिलती है। अब देखिए गंगा नदी की सहायक नदियां के बारे में जानेंगे। गंगा नदी अलकनंदा की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, एक पिंडार नदी है, एक मंदाकिनी नदी है। पिंडार नदी अलकनंदा के कर्णप्रयाग में आकर मिलती है, जबकि मंदाकिनी नदी जो है अलकनंदा के रुद्र प्रयाग में मिलती है, यह कर्ण प्रयाग में मिलती है। यानी पिंडार नदी जो है अलकनंदा के कर्ण प्रयाग में मिलती है, और मंदाकिनी नदी जो है अलकनंदा के रुद्र प्रयाग में मिलती है। प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर जो है मंदाकिनी नदी पर है, बद्रीनाथ मंदिर जो है अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यानी कि केदारनाथ का जो मंदिर है मंदाकिनी नदी पर है, नदी के तट पर है, और बद्रीनाथ का जो मंदिर है अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अब देखिए गंगा नदी तंत्र। उत्तराखंड से निकली गंगा उत्तर प्रदेश में बहती हुई, अब देखिए यहां से निकलती है गंगा नदी, यह उत्तर प्रदेश होते हुए, यह बिहार होते हुए, यह पश्चिम बंगाल होते हुए, यह जो है ब्रह्मपुत्रा सॉरी यह जो है बांग्लादेश में मिल जाती है, और बांग्लादेश में मिल के यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब आइए देखते हैं इसके विशेष चर्चा के बारे में करते हैं। उत्तराखंड से निकली गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल तक बहती है। यह पश्चिम बंगाल में फरक्का की दो धारा में बट जाती है। यह जो पश्चिम बंगाल में जो है फरक्का के पास एक ये धारा में बट जाती है, और ये धारा में बट जाती है, और हुगली की मुख्य धारा भागीरथी कहलाती है। हुगली की जो मुख्य धारा भागीरथी नदी बांग्लादेश की मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती है। इसे जो है पद्मा के नाम से जाना जाता है। भागीरथी नदी को बांग्लादेश में मुख्य धारा के रूप में प्रसिद्ध करती है, इसे पद्मा के नाम से जानी जाती है। और आगे बहते हुए पद्मा ब्रह्मपुत्रा जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ये जो है संयुक्त रूप से और यहाँ जो है जमुना के नाम से जाना जाता है, ये मिल जाती है और संयुक्त रूप से मेघना के रूप में बंगाल की खाड़ी में क्या होती है, गिर जाती है। अब जो है गंगा नदी की बहुत सी सहायक नदियां हैं। अब देखिए गंगा नदी ये है, गंगा नदी एक तरफ से जो है यमुना नदी आके मिलती है, गंगा नदी के एक तरफ से यमुना नदी आके मिलती है, दूसरी तरफ कोसी नदी आके मिलती है, कोसी नदी जो है आके मिलती है, दूसरी तरफ से जो है दामोदर नदी मिलती है, घाघर नदी मिलती है, गंडक नदी मिलती है, रामगंगा नदी मिलती है। ये तो ये गंगा की जो है बहुत सी सहायक नदियां हैं, यमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरा, गंडक और रामगंगा। ये जो यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं, क्योंकि देखिए ये जो है यमुना नदी, ये कितनी 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 नदियां से आके मिलकर ये संयुक्त रूप से धारा बनाकर जो है यह गंगा नदी में जाके मिल गई है, जो उत्तराखंड के बंदरपुछ की चोटी पर स्थित है। यह यमुनोत्री से हिमालय से निकलती है, यह जो है यमुनोत्री हिमालय से निकलती है, यह बंदरपुछ की चोटी पर स्थित है, यह यमुनोत्री से निकलती है। ये नदी जो है उत्तराखंड में उत्तराखंड से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से बहते हुए प्रयागराज में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। यमुना नदी को प्राचीन नाम जो है कालिंद नदी के नाम से जाना जाता है, यानी यमुना नदी के जो प्राचीन नाम है कालिंद नदी के नाम से जाना जाता है। यमुना की बहुत सहायक नदियां हैं। अब देखिए यमुना की जो सहायक नदी है कौन कौन सी है। अब देखिए ये यमुना नदी है, इनकी सहायक नदी, ये यमुना नदी की सहायक नदी एक बंदरपुछ नदी हो जाएगी। ये यमुना की जो सहायक नदी है यह जो है केन नदी है, उसके बाद चंबल नदी है, उसके बाद ये बेतवा नदी है। यह जो है गंगा की जो सहायक नदी है, यमुना की जो सहायक नदी है चंबल नदी है, बेतवा नदी है, केन नदी है। लेकिन यमुना नदी जो है यह बंदरपुछ से निकलती है, इसकी यह मुख्य धारा है, यह उसकी यह मुख्य धारा है जो प्रयागराज में गंगा नदी के तट पर मिलती है। और इसकी जो ये चंबल नदी जो इंदौर से निकलती है, और बेतवा नदी जो है यह भोपाल से होते हुए निकलती है।
और ये जो है गंगा नदी में जाके मिल जाती है। तो इसकी जो 3 सहायक नदियां हैं, चंबल है, बेतवा है और केन है। अब बात करते हैं चंबल नदी की। ये चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। चंबल नदी जो है ये मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित क्षेत्र में है। यह जाना पाना पर्वत से निकलती है। उत्तर मध्य भाग में ये बहती हुई नदी राजस्थान से होकर मध्य प्रदेश में इटावा से यमुना नदी में जाके मिलती है। इसकी कुल जो लंबाई है 965 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई है 965 किलोमीटर। अब देखिए चंबल नदी, यह इंदौर की जो है, यह इंदौर के इटावा, सॉरी यह इंदौर के माह क्षेत्र से निकलती है। यह जो इंदौर के माह क्षेत्र से निकलती है और ये यमुना में इटावा इटावा के पास जो है यह यमुना में जाके मिल जाती है। इसकी जो कुल लंबाई है 965 किलोमीटर है। अब देखिए बेतवा नदी, ये बेतवा नदी है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती हुई जो उत्तर पूर्वी दिशा में बहते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से यमुना में जाकर मिल जाती है। यानी उत्तर के हमीरपुर में यह यमुना में जाकर मिल जाती है। प्रसिद्ध जो यमुना नदी है, यह जो है सांची के बेतवा नदी के किनारे स्थित है। यह जो है सांची के बेतवा नदी के किनारे स्थित है। सांची में कई बौद्ध स्मारक है। सांची का बौद्ध स्तूप तीसरी शताब्दी में जो है इसका निर्माण किया गया था। अब देखिए कोसी नदी के बारे में। कोसी नदी जो है, अब देखिए मैप में कोसी नदी कहाँ है, तो मैप में जो है कोसी नदी यहाँ है। यह कोसी नदी जो है, यह नदी नेपाल के हिमालय से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। यह जो है नेपाल के, ये चीन वाले हिस्सा नहीं है, ये नेपाल के जो है नेपाल हिमालय में निकलती है और यह जो सीधा जो है यहाँ से बिहार में प्रवेश करती है। ये नदी अपना मार्ग बदलने के कारण चर्चा में रहती है। यह जो है सबसे अपना अधिक मार्ग बदलती है। कौन नदी? कोसी नदी। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में अधिक मात्रा में तबाही देखने को मिलता है। इसीलिए इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये नदी बिहार के कटिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। ये नदी जो है बिहार के कटिहार में कहाँ मिलती है? गंगा नदी में। ये जो यहाँ आके मिली है, ये क्षेत्र जो है यह कटिहार का क्षेत्र है, यहीं आके गंगा नदी में मिल जाती है। बात आती है अब दामोदर नदी की। दामोदर नदी यहाँ है। यह दामोदर नदी जो झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और ये पश्चिम में बहते हुए ये हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। ये हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। इस नदी में अचानक से आने वाली बाढ़ के कारण से बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। यानी बंगाल का शोक जो है हुगली नदी को, दामोदर नदी को कहा जाता है। इस नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। यानी इस नदी को जो है जैविक मरुस्थल के भी नाम से जाना जाता है। यानी दामोदर को आप ध्यान रखिएगा, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, जबकि बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कोसी नदी जो है नेपाल हिमालय से निकलती हुई सीधे बिहार में प्रवेश करती है और यह कटिहार के समीप गंगा नदी में जाके मिल जाती है। अब देखिए गोमती नदी के बारे में। गोमती नदी के बारे में। गोमती नदी, इस नदी का उत्तम स्थल यूपी के पीलीभीत स्थित गोमताल में है। अब देखिए गोमती नदी कहाँ है। अब मैप में देखिए गोमती नदी यहाँ है। यह जो है यूपी से निकलती हुई पीलीभीत के स्थित गोमताल नदी से निकलती है, जो फुलहर, इसे फुलहर झील यानी कि आप तौर पे कह सकते हैं, यह गोमती के गोमताल से होता है, यानी कि जब जिसे फुलहर झील भी कहते हैं। ये नदी गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान से होता है। इसका जो है उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है। जो गोमती नदी है यह यूपी के मैदानी क्षेत्रों से निकलती हुई ये सीधे गंगा में जाके मिलती है। अब देखिए सोन नदी, ये जो है सोन नदी। अब देखिए सोन नदी मैप में कहाँ है, तो सोन नदी जो है यहाँ है। सोन नदी जो है यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। और उत्तर प्रदेश में बहते हुए पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। यह यूपी से बहते हुए, यह जो है उत्तर प्रदेश की ओर बहते हुए, यह जो है उत्तर प्रदेश की ओर देखिए बहते हुए यह पटना में गंगा नदी में जाके मिल जाती है। सोन नदी और यमुना नदी के बीच जल विभाजन के काम जो है कैमूर की पहाड़ी करता है। यानी सोन नदी और यमुना नदी के बीच का जो है
जल विभाजक का कार्य करता है। यह जो है कैमूर की पहाड़ी है, ये कैमूर की पहाड़ी है। ये जो है कैमूर की पहाड़ी है जो सोन नदी और यमुना नदी का बीच का जो है जल विभाजक का काम करती है। इनके अलावा गंगा की सहायक नदियां घाघरा जिसे सरयू नदी के नाम से जाना जाता है और गंडक नदी गंगा के बाएं तरफ से जाकर मिलती है। यानी गंडक नदी जो है, अब देखिए गंडक नदी कहाँ है, गंडक नदी जो है यह भी नेपाल से निकलती है। यह जो है गंगा के बाएं तरफ से आके मिलती है और ये पटना के समीप जाके मिल जाती है। अब देखिए गंगा नदी के महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं क्या क्या है। गंगा नदी के महत्वपूर्ण पॉइंट, यानी कि कौन सी नदी बाएं तट, यानी आपसे सवाल में पूछा जाता है कि गंगा के किनारे कौन से, गंगा के बाएं तट से कौन सी नदी आके मिलती है और दाएं तट से कौन कौन सी नदी आके मिलती है। तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको ध्यान रख सकते हैं कि गंगा नदी के जो है बाएं तट से जो है गोमती नदी निकलती है, गंडक आके मिलती है, घाघरा मिलती है और कोसी मिलती है। और दाएं तरफ से जो है यह यमुना मिलती है, सोन मिलती है, टोंस नदी मिलती है। यानी कि गंगा की जो बाएं तरफ से मिलती है गोमती नदी मिलती है, गंडक मिलती है, घाघरा मिलती है, कोसी मिलती है। और दाएं तरफ से मिलती है यमुना मिलती है, सोन मिलती है, टोंस मिलती है। अब देखिए गंगा नदी को 2008 में जो है राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख सबसे बड़ा शहर कानपुर है। गंगा नदी का प्रवाह क्रम गंगा नदी कहाँ कहाँ बहती है, ये उत्तराखंड से निकलती है। सबसे पहले यूपी में प्रवेश करती है, उसके बाद बिहार में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में और अंत में वह बांग्लादेश में होते हुए बंगाल की खाड़ी में वह गिर जाती है। तो फिर आज तक का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण डायग्राम के साथ समझ समझ के पढ़ते हैं, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए हम आज का सेशन यहीं तक बंद करते हैं, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।